हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से परेशान है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा साबित हो रही है। वहीं अब तीसरी लहर के संकेत ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि तीसरी वेव के लिए कैसे तैयार रहें और इस ब्लैक फंगस से कैसे बचें, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं हैं। लेकिन ख्याल रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कोई भी इलाज ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर कोरोना से जुड़ा हुआ या फिर ब्लैक फंगस से जुड़ा हुआ अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का समाधान मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर अनिल नैयर हैं, फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया भी कीमती वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर, पहली वेव उसके बाद दूसरी वेव, कितना अंतर कोरोना में आया है और क्या सावधानियां बरतने की इस वक्त आवश्यकता है हम सभी को? मैं चाहूंगी सबसे पहले आप इसी को लेकर जानकारी दें। इसकी जानकारी के लिए जो पहली वेव वो थी, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं और डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा घातक था। इसके बाद में जो दूसरी वेव आई है, इस दूसरी वेव में केसेस बहुत ज़्यादा आए। छोटे से पीरियड में बहुत सारे केसेस आने लगे। लेकिन क्या हुआ कि इस पीरियड में लॉकडाउन खुला, बीच में कुछ लोगों ने अपनी गलतियां की। लोग एकदम शादियों में जाने लग गए, कॉमन फंक्शंस में जाने लग गए, कुछ चुनाव, बीच में चुनाव वगैरह हुए। उस दरमियान में जो भी सामाजिक जितने भी प्रोग्राम्स हुए, फंक्शंस हुए, उसकी वजह से ये द्वितीय वेव आई। और इस द्वितीय वेव में यूजुअली जितने भी यूथ है वो यूथ ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हुआ और काफ़ी ज़्यादा ये जो वायरस हुआ वो म्यूटेट भी हुआ। म्यूटेट होने की वजह में इस एग्रेसिव वायरस के रूप में ये हुआ और छोटे से समय में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। केसेस की पॉजिटिविटी रेट भी बहुत बढ़ गई। और प्रथम वेव में जितने भी सीनियर एज ग्रुप के थे, जो डायबिटिक थे या मल्टी सिस्टम डिजीज में इन्वॉल्व हुए थे, जिनको पहले से और भी बीमारियां ग्रसित थे, कोमॉर्बिड डिजीज थी, उन लोगों में ज़्यादा ये संक्रमित हुआ। और उनके संक्रमण के पश्चात जो भी बाकी घर के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग संक्रमित होने लगे। लेकिन संक्रमण की दर इस द्वितीय वेव में बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि हम लोग ये सोचने लग गए कि सब कुछ ठीक है, कोरोना का क्या है, अपन गए साल से देख रहे हैं। लोगों ने उसे लाइटली लिया। कोविड जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को अपने एक उसमें आदत में डालना चाहिए था, जो लोगों ने नहीं डाला। तो CBT इसे बोलते हैं, कोविड बिहेवियर। उस कोविड बिहेवियर में अपना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना, शांति रखनी, घर में रहना, मास्क का उपयोग करना, बाहर खुले में नहीं जाना, है ना, लोगों की भीड़ में नहीं जाना, तो ये सब चीज़ें लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से ये द्वितीय वेव आई। तो इन चीज़ों का ध्यान अभी भी रखना है। अभी भी लॉकडाउन हुआ, पहले गए साल भी लॉकडाउन था, तो ध्यान हमें रखना है। हम रखेंगे अपना, तब समाज का ध्यान रख पाएंगे। बिल्कुल, सावधानी खुद ही बरतनी है। डॉक्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसकी पालना करनी है, लापरवाही नहीं बरतनी है। शुरुआत से लेकर हम भी दर्शकों को यही कह रहे हैं कि लापरवाही बरतेंगे तो कोविड के जद में जरूर आएंगे। कोविड किसी को नहीं छोड़ रहा, वो आम खास हर कोई इसके जद में आ रहा है। बशर्ते आपको सावधानी बरतनी है, ख्याल रखना है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। डॉक्टर, पहली लहर जब आई थी तो बुजुर्गों के लिए यह हानिकारक बताया गया, खतरनाक बताया गया, जैसे कि आपने भी कहा। ये मान लिया गया कि जो बुजुर्ग है उनकी इम्यून पावर भी बहुत कमजोर है या फिर कई तरह की बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो जद में आ रहे हैं। लेकिन दूसरी लहर में जब यूथ बड़ी संख्या में इसकी जद में आए तो ये कहा गया कि इम्यून पावर उनका मजबूत है, उतनी ज़्यादा बीमारी भी उनको है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जद में आने की असल वजह अभी तक जो यूथ है वो इसी को खोज रहा है और इससे बचने का जो उपाय है वो आज तक नहीं मिल पाया। यूथ परेशान है कि हम तो फिर भी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड की जद में आ जाते हैं। वो उसका रीज़न मैंने अभी जैसे पहले डिस्कस किया। लोगों ने जो कोविड का जो बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम CAB कहते हैं, उसका ध्यान नहीं दिया। लोगों ने मास्क हटा दिए, लोग पार्कों में जाके घूमने लग गए,
अभी भी लोग बाहर घूम रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को आप ये ध्यान रखते हुए डबल मास्क यूज़ करने के लिए बोला, प्रॉपर गाइडलाइन समय समय पे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा देते गए, उसका पालन नहीं करने का नतीजा है ये। आप घर में रहने के लिए बोलते हैं, आप घर से बाहर जाते हैं। आप सेफ रहेंगे, आपको खांसी जुकाम हो रही है, इमीडिएटली आप अपना टेस्ट कराइए। हर यूपीएससी में कोविड का टेस्ट हो रहा है, प्रतिदिन एक जगह फिक्स रखा जाता है। आप अपना टेस्ट नहीं करा रहे, आप अपने घर में संक्रमित हो रहे हैं, संक्रमित होने के बावजूद भी घर के सदस्यों के आरटीपीसीआर नहीं करा रहे। उन सब चीज़ों की वजह से ये सेकेंड वेव में युवाओं को हुआ। युवाओं ने अपना ध्यान नहीं दिया, उस वजह से युवा ज़्यादा संक्रमित हुए। बिल्कुल, पहले आगाह किया गया लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही बरकरार रही, जिसके बाद युवा इसके सद में आए। डॉक्टर, अभी भी कुछ मॉर्निंग वॉकर्स ऐसे हैं या फिर जो इवनिंग में वॉक के लिए निकलते हैं, उनसे अगर पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि आपको वॉक पर निकलना है, तब जबकि ये कहा भी जा रहा है कोविड हवा में भी हो सकता है, हवा से भी फैल रहा है, या फिर बाहर जो लोग आएंगे वॉक करने के लिए भीड़ होगी तो उससे भी फैलेगा। ऐसे में लोगों के लिए सजेशन क्या हो सकता है कि घर पर रहकर भी वॉक कर सकते हैं, वो भी काफ़ी है कोविड के इस दौर में? मैं पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुका। लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन के समय निर्धारित है पूरे, अब आगे 8 तारीख तक लॉकडाउन कर दिया गया है। इस लॉकडाउन में आप बाहर निकल कैसे सकते हैं? आपको व्यायाम करना है, आपकी इंडोर एक्सरसाइजेज होती है, घर के अंदर रह करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपने अगर मकान के ऊपर छत पे जा सकते हैं, आप छत पे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। 30 से 35 मिनट या 40 मिनट्स आप किसी भी तरीके से शरीर को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। योगा करके आप अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। अपने डाइट में अपना ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों से आप अपना ध्यान रख सकते हैं और बाहर निकलने की आवश्यकता है नहीं। पार्क में, मैं कल ही इधर नज़दीक से एक पार्क में जा रहा था, वहाँ पर मैं उधर से निकल रहा था तो पार्क में बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो रही थी, जबकि विच इज़ इलीगल, जो कि आप जा नहीं सकते, कानून के तहत नहीं जा सकते, राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत नहीं जा सकते। संक्रमण कैसे फैलता है? एक से दूसरे को फैलता है। सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन नहीं करते। सब्जी वाले के यहाँ जाएंगे, एक साथ हुजूम वहाँ पर खड़ा हो जाता है। डेयरी पे जाते हैं तो डेयरी पे एक साथ नज़दीक खड़े होते हैं। 1 साल 1.25 साल से आपको ये बता रहे हैं। मैं चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि कोविड के जो इस बिहेवियर को प्रॉपर से पालन कीजिए। कृपया आपको, अपने समाज को, अपने घर को और अपने देश को इससे बचाइए। बिल्कुल ठीक डॉक्टर। डॉक्टर, अभी क्योंकि मौसम में तब्दीली भी हो रही है, लगातार मौसम बदल भी रहा है, लोगों का एक सवाल ये भी है कि क्या बदलते मौसम से भी कोविड के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? ऐसे में क्या उनको सावधानी बरतनी होगी? क्योंकि नॉर्मल कोल्ड ये सब तो उनको चलता ही रहता है, मौसम बदल रहा है तो सीजनल भी उनको होता है। ऐसे में कैसे सावधानी बरतें? सावधानी के लिए, जैसा कि अभी इस समय मौसम बदला है, इस मौसम जब भी बदलता है आपको जुकाम है, नाक से पानी आना है, बुखार आना है, खांसी आना है, गले में खराश आना होता है, ये सारे सिम्टम्स कोविड के ही हैं। लेकिन इससे आपको घबराने की बात नहीं है। नॉर्मल जो वायरल डिजीज होती है, उस वायरल डिजीज का अपना एक लोकल ट्रीटमेंट लेके नज़दीकी चिकित्सालय में आप अपने आप को कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट कराइए। अगर वो फीवर 2 से 3 दिन से ज़्यादा रहता है, खांसी जुकाम ज़्यादा होती है, सांस लेने में कोई तकलीफ होती है, गले में खराश ज़्यादा होती है, तो आप अपने नज़दीकी सेंटर पे जाके अपना कोविड टेस्ट जरूर कराएं। आरटीपीसीआर कराना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जैसा आपने कहा कि हवा में वायरस है, हवा में कोविड वायरस है, तो इस समय आप ये नहीं कह सकते कि आप बाहर घूमने जाएंगे और आपको कोविड नहीं होगा। कोविड हो सकता है। तो उस स्टेज में आपका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपके फैमिली मेंबर है या आपके नज़दीक में है या आपकी कॉलोनी में अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और आपको अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आप इमीडिएटली चिकित्सकीय परामर्श लें और अपना आरटीपीसीआर कराएं। नेगेटिव है तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है तो एटलीस्ट आपको जल्दी पता लग जाएगा और आप उसका इलाज संभव है। बिल्कुल, घर से बाहर इसलिए ये सोचकर नहीं निकलना है कि बाहर निकलेंगे तो कोविड की जद में आ जाएंगे, क्योंकि बाहर हवा में भी कोविड हो सकता है। आप बाहर निकलते हैं तो आप कभी भी कोविड की जद में आ सकते हैं, ये सोचकर घर में ही रहना होगा। डॉक्टर अनिल सैनी है, व्यूवर है, उनका सवाल आपसे ये है कि गले में उनको दर्द हो रहा है, खाने पीने में दिक्कत भी आ रही है, ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? अनिल जी, मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपको बुखार नहीं है तो आप लोकल जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है
एलर्जी की दवाई है, या पैरासीटामोल है, लीवोसिट्रिजिन की टैबलेट आती है, या एजिथ्रोमाइसिन की कोई गोली है, चिकित्सकीय परामर्श लेकर के आप उसका इलाज कर लें। उसके लिए कोई इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सिंपल जुकाम और वायरल डिजीज़ है ये। अच्छा, डॉक्टर अर्पित धिनवार जी हैं, उनका सवाल ये है कि वैक्सीनेट होने के बावजूद भी कोविड का खतरा क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? और साथ ही वो ब्लैक फंगस को लेकर भी सवाल ये पूछ रहे हैं कि वैक्सीन का और ब्लैक फंगस का कोई संबंध है क्या, वैक्सीन लगाने से बच सकते हैं, ऐसा कुछ उनका सवाल है। अगर आपको ब्लैक फंगस, जो अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है, काफ़ी केसेस कोटा में, जयपुर में काफ़ी केसेस पॉजिटिव आए भी हैं। उसके लिए इमीडिएटली अगर आपको आपके मुंह पे अगर कोई सूजन होती है, आँख से दिखने में कोई धुंधलापन आता है, या आँख में सूजन होती है, आपकी आँखें लाल हो जाती है, आँख से दिखना बंद हो जाता है, और पहले से आप कोविड के लिए एक्सपोज्ड हो चुके हैं, तो आपको तुरंत प्रभाव से अपने कोविड से रिलेटेड आपका एक सेंटर है जहाँ पर ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के लिए चरक भवन में SMS में कंसल्टेशन किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या आती है तो आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप पहले कंसल्ट करते हैं, पहले इलाज लेते हैं, इमीडिएटली आपको जो कॉम्प्लिकेशन है उनसे बचाव हो सकता है और उसका इलाज संभव है। डॉक्टर सुमित गुप्ता जी हैं, उनका सवाल ये है कि उनके शहर में वो बता रहे हैं कि एक बार पॉजिटिव आने के बाद, एक बार टेस्ट होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से या फिर अस्पतालों की तरफ से दोबारा टेस्ट करने के लिए उनको बोला नहीं जा रहा। उनको ये कह दिया जा रहा है कि 14 दिन के लिए आप क्वारंटीन रहिए, 14 डेज के बाद आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। उनका सवाल ये है कि कैसे मान लें कि 14 दिन क्वारंटीन रहने के बाद वो सुरक्षित है या फिर कोविड को नहीं फैलाएंगे। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, WHO की गाइडलाइंस है, जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है कि जो लोग कोविड से ग्रसित होने के बाद उन्होंने अपना होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन 14 दिन कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो अपने मास्क और कोविड जो सेल्फ प्रोटेक्शन है उसको करते हुए आप अपने घर में रूम से बाहर आ सकते हैं और आप नहीं फैलाएंगे। बिकॉज वायरस का जो लोड है वो लोड काफ़ी हद से वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए आप संक्रमण फैलाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि मास्क तो आपको लगाना ही है, आपको डबल मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा भी आपको कई बार कहा चुका है, डबल मास्क WHO ने बोला है कि डबल मास्क यूज करना है। तो आप डबल मास्क लगाने से नॉर्मल स्थिति में भी 90 to 95% आप संक्रमण फैलाने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं है, आप संक्रमण नहीं फैलाएंगे। जहां जब मास्क नहीं लगा रहे तो संक्रमण के चांसेस है, तो आप टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, वृद्ध एज है, बाकी काफ़ी सारे रोगों से ग्रसित कोई भी आपके परिवार में सदस्य है, या आपकी खुद की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा डाउन है, या फिर आपको अगर आपका जहाँ पर आप जॉब करते हैं या आपके बिना आपके कोविड टेस्ट कराए हुए आपको नौकरी पे नहीं आने दे रहे, उस स्थिति में आप अपना टेस्ट करा सकते हैं। डॉक्टर, चूंकि ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अभी अस्पतालों में भीड़ बहुत ज़्यादा है, तरह तरह के मरीज भी हैं, उसके बाद कोविड के मरीजों की भरमार है, ऐसे में किन परिस्थितियों में अस्पताल जा सकते हैं वो जिनको शुरुआती सिम्टम दिखाई दे रहे हैं? वो घर पर ही उपचार करें डॉक्टर की सलाह लेकर, या फिर अस्पताल जाएं? अगर जाएं तो किन परिस्थितियों में जाएं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब अपने राजस्थान में अब वो स्टेज नहीं है जहाँ पर अस्पतालों में बहुत ज़्यादा भीड़ है। समस्त नागरिकों से मैं कहना चाहता हूँ कि अब OPD काफ़ी कम हो चुका है, पहले से संक्रमण की गति भी काफ़ी धीरे हो चुकी है। कोविड के जो मरीज हैं उन लोगों का काफ़ी हद तक हमारे संक्रमण दर में कमी आई है, नंबर ऑफ केसेस में भी अपने आप बहुत कमी आई है। आपको कोई भी स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप आराम से चिकित्सालय में जा सकते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार की भीड़ का आपको बहुत ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले से अपन काफ़ी अच्छी स्थिति में है। ठीक है। डॉक्टर रविंद्र स्वर्णकार जी हैं, उनका सवाल ये है कि एसिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट हैं, उनमें कितना खतरा है ब्लैक फंगस के होने का?
तब जब वो डायबिटिक के पेशेंट भी नहीं हैं, स्टेरॉइड भी उन्होंने नहीं लिया है, तो ऐसे में उनको कितना चांसेस है कि उनको ब्लैक फंगस का शिकार होना पड़ सकता है? नहीं, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है और आपके आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम है, आंखों से धुंधलापन हो रहा है, ये पहले सिम्टम के रूप में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है आपको गले में खराश हो या खांसी हो या जुकाम हो रही है या टेम्परेचर आ रहा है। केवल आंखों में से धुंधलापन भी अब ब्लैक फंगस का एक लक्षण है। उस ब्लैक फंगस के लक्षण के लिए उसका जो जांच है, वो जांच होने के पश्चात ही अपन उसको कह सकते हैं कि इसको ब्लैक फंगस है। लेकिन आपको एक आई स्पेशलिस्ट से आपको परामर्श लेनी होगी। चरक भवन में या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर आपके डॉक्टर को कोविड सेंटर पे आप जाकर के आपको दिखाना होगा। और फिर उसका जब एसिम्प्टोमेटिक है उसका आरटीपीसीआर किया जाएगा। और आरटीपीसीआर से उसका पता लग जाएगा इसको कोविड है या कोविड नहीं है। ठीक, डॉक्टर रामनिवास गोदारा जी है, उनका सवाल आपसे ये है कि मुझे साइनस है, वो भी रेगुलर उनको रहता है, ऐसे में ब्लैक फंगस का उनको कितना खतरा है जबकि और कोई बीमारी उनको नहीं है? आप कह रहे थे डायबिटीज है उनको? नहीं, डायबिटीज नहीं है, रेगुलर उनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है डॉक्टर। वो कह रहे हैं कि उनको कितना खतरा है ब्लैक फंगस का और कोई बीमारी उनको नहीं है। साइनस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, साइनस की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें ब्लैक फंगस के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उसमें। क्योंकि साइनस को लेकर के उसका अगर साइनस समझ करके अपन उसका इलाज करते रहेंगे इस कोविड के टाइम में, तो हो सकता है अपन ब्लैक फंगस को मिस कर जाए। तो इसलिए उस स्टेज में साइनस वाले मरीज को ब्लैक फंगस के लिए कंसल्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें एमआरआई की जांच होती है। एमआरआई की जांच के द्वारा उसके साइनसिस का परीक्षण किया जाता है और उसके अगर नेजल बोन में अगर कोई फंगस ने अटैक किया है या उसमें कोई गैंग्रीन है या उसमें सूखापन है या म्यूकोजा में कोई ब्लैकनिंग हो रही है या कालापन आ रहा है या नाक की हड्डी में कोई उसके सूजन है, तो उसका एमआरआई के द्वारा जांच किया जाना या चिकित्सा परामर्श करके उसको अपन ट्रीट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है। लेकिन डॉक्टर, बहुत सारे जो ऐसे व्यूअर हैं वो सवाल लगातार सोशल मीडिया पर ये पूछते हैं, क्योंकि साइनस के जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम होते हैं, वो जनरली जैसे ब्लैक फंगस के सिम्टम बताए जा रहे हैं उससे बहुत मेल खाते हैं। ऐसे में शुरुआत में जिसको लंबे वक्त से साइनस भी है, तमाम तरह की परेशानी भी है, वो लोग कैसे पता लगाएं? उनके सामने तो बहुत बड़ी समस्या है कि उनको वाकई में साइनस जो पहले से है उसी के सिम्टम बढ़ रहे हैं या फिर ब्लैक फंगस की जद में वो आ गए हैं, कैसे पता लगाएं? ब्लैक फंगस के लिए इतना पैनिक होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। साइनस का एक नॉर्मल मरीज है, साइनस अगर उसकी प्रॉब्लम है, उसमें जुकाम है, खांसी है, लगातार काफ़ी टाइम से उसको नाक से डिस्चार्ज आता रहता है, लगातार उसे छींक होती है, सिर में दर्द होता है, ये सब साइनस के सिम्टम्स है। वो व्यक्ति खुद जानता है कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है और मुझे क्या क्या सिम्टम्स है। ब्लैक फंगस को जो अभी इस समय कोविड से रिलेटेड कर रहे हैं, वो उसमें उस व्यक्ति को ज़्यादा पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर साइनस का मरीज अगर अपने आप को ब्लैक फंगस अगर मानेगा तो एक पैनिक बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा लोगों में। इसको दोनों को बिल्कुल अलग अलग चीज़ से आप कंसल्ट करिए। साइनस का इलाज नॉर्मल साइनस से, हर व्यक्ति साइनस का अभी इस समय ब्लैक फंगस नहीं माने अपने आप को, बिल्कुल भी मानने की जरूरत नहीं है। उसे अगर इस समय कोई स्टेज, इस समय अगर उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, नाक की झिल्ली में सूजन हो रही है, अचानक उसके नाक में दर्द होने लग रहा है या उसके गैंग्रीन हो रहा है, नाक उसकी अगर लाल हो चुकी है, उसकी हड्डी में अगर कोई गलन सी महसूस हो रही है या तेज बुखार आ रहा है या कोरोना के सिम्टम्स भी उसके साथ हो रहे हैं, तो उसको ब्लैक फंगस से रिलेट किया जा सकता है और उसे इसका इलाज अपन समय बिल्कुल पर डॉक्टर, कर ये क्लैरिटी की बहुत आवश्यकता है। कंफ्यूजन लोगों में बहुत ज़्यादा है और इसीलिए पैनिक भी लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि पहले से साइनस है, अब ब्लैक फंगस भी आ गया है, दोनों में सिम्टमिक जैसे हैं, तो फिर कैसे बचे? ऐसे में बार बार हम भी यही कह रहे हैं कि वो कंफ्यूजन का शिकार ना हो, गलतफहमी का शिकार ना हो। जो साइनस है वो बिल्कुल अलग है, ब्लैक फंगस वही लोग हो रहे हैं जो स्टेरॉइड ले रहे हैं या फिर डायबिटिक के पेशेंट हैं या फिर इम्यून पावर बहुत कमज़ोर है। ऐसे में जो पैनिक है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जयपुर से राम कपूर है, उनका सवाल आपसे ये है कि कोविड का वैक्सीन उन्होंने लगवा
बताया उनको 1 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक उनको वीकनेस की परेशानी हो रही है, हेडेक भी हो रहा है, उनको हल्का सा फेवरिश भी कभी कभी लगता है। ये किस वजह से हो रहा होगा? और साथ में एक और क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि ये सिम्टम जो है वो कब जाकर खत्म होंगे, कब तक रहेंगे? वैक्सीनेशन के बाद प्राय 90 से 95% केसेस में 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन बुखार हल्का सा हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, या जहाँ पर वैक्सीन लगा है उस जगह पेन और लालपन वहाँ हो सकता है। यूजुअली बाकी सारे लोग वैक्सीनेट होने के 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। अगर 4 या 5 दिन के बाद भी अगर आपके दर्द हो रहा है, आपको फीवर नहीं जा रहा, बॉडी पेन हो रही है, वीकनेस है, कमजोरी है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर को दिखा लें। हो सकता है आपको कोई और भी प्रॉब्लम उसके साथ में हो सकता है आपको वायरल बुखार हो गया हो। कोई भी वैक्सीन, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हर वैक्सीनेशन के बाद अगर उसको कोविड वैक्सीनेशन के बाद अगर उसको बुखार लगातार हो रहा है, कृपया करके अपना कोविड टेस्ट नहीं कराएं। हर व्यक्ति इस समय वैक्सीन के बाद अपना कोविड टेस्ट करा रहा है। वायरल लोड ज़्यादा होने की वजह से और व्यक्ति अपना इलाज नहीं लेने की वजह से अगर वो कोविड पॉजिटिव निकलता भी है तो वो क्या रिलेट करता है, मेरे तो वैक्सीन लगाने के बाद में कोविड हो गया। ऐसा नहीं है, वो संक्रमित पहले से भी हो सकता है पहले एसिम्प्टोमेटिक रहा हो और बाद में वो उसके ये सिम्टम्स फीवर वैक्सीन की वजह से आया है, लेकिन उसे ये लग रहा है कि वो ये सोचता है, और उससे क्या है, फिर 5 व्यक्ति उसके जो संपर्क में आते हैं या उसके जो भी परिवार के साथ, वो ये सोचता है कि है ना वैक्सीन लगने के बाद में कोविड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आप पैरासीटामोल की टैबलेट ले, बुखार 2, 4, 5, 7 दिन, आपकी इम्यूनिटी लेवल अगर डाउन है तो हो सकता है कुछ दिन ज़्यादा रह जाए। फिर खान पान में अगर आपने अगर ध्यान नहीं दिया, थोड़े दिन बुखार हुआ, नेचुरल आपकी डाइट अगर कम हो गई या आपने अच्छा अपना खान पान ध्यान नहीं रखा, तो वीकनेस भी आ सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 1-2 दिन के बुखार की टैबलेट पैरासीटामोल वगैरह लेने से 4-5 दिन तक आए तो ये कॉमन है डॉक्टर, आप कह रहे हैं। लेकिन अगर लंबे वक्त तक आता है, 1 महीने तक आता है, तो आपको चाहिए कि डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, वो जो कहते हैं उसके बाद फिर ट्रीटमेंट आगे चालू करें। डॉक्टर, एक सोशल मीडिया पर लोग लगातार ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर वैक्सीन लगाने के बाद वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कई केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर ये बोलते हैं कि जाने के बाद अगर फीवर लगे तो ठीक है, फीवर ना लगे तो भी पैरासीटामोल आप ले लें एहतियातन। लेकिन क्या ये सही है पैरासीटामोल वैक्सीन के बाद लेना? और अगर ना लें तो किन बातों का ख्याल रखें? एहतियातन के तौर पर मैं सभी लोगों से कहना है कि बिना फीवर आए पैरासीटामोल भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बुखार आता है वैक्सीन लगने के बाद तो ही एक पैरासीटामोल की टैबलेट लेनी है। अगर दूसरे दिन आप ठीक हो जाते हैं तो भी आपको दूसरे दिन भी पैरासीटामोल लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन बुखार हो उस दिन एक पैरासीटामोल ले लो, नहीं तो वो अपने आप ही उसकी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के साथ से वो इंजेक्शन लगने के बाद ऑटोमेटिकली वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। प्रोफाइलेक्सिस के लिए, आप प्रिवेंशन के लिए बिना बात के कोविड से रिलेटेड दवाइयाँ, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन सी, जिंक की टैबलेट अननेसेसरी में बिना एक्सपोज हुए आप लोग लेते हैं, उनको लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये दवाइयाँ आपको कोविड होने से नहीं रोकती, ये जब कोविड हो जाता है उसके बाद का इलाज है। कृपया सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे चलने वाली दवाइयाँ अपने आप से, सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं या फिर व्हाट्सएप पर जो ज्ञान मिलता है एक तरीके से सो कॉल्ड, उस पर ध्यान ना दें। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसी पर आगे बढ़े, उसी का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए भी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए, क्योंकि ये जानकारियाँ बेहद महत्वपूर्ण है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि किसी भी गलतफहमी से बचिए, जो अफवाहें चल रही हैं उससे बचिए, जो डॉक्टर कह रहे हैं उसी पर अमल कीजिए, उसी पर आगे बढ़िए। और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उससे बचने की आवश्यकता है। गलतफहमी का अगर शिकार होंगे तो वो नुकसानदायक होगा, खतरनाक होगा। सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। सावधानी अगर बरतेंगे तो कोविड की जद में नहीं आएंगे, और कोविड की जद में नहीं आएंगे तो ब्लैक फंगस से भी सुरक्षित रहेंगे। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।